नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का वीडियो लेके आया हूं। सबसे पहले बता दूं कि ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 होने वाला है, छठा चैप्टर होने वाला है। चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। हमारे भारत देश में आज़ादी के बाद जितने भी नेता हुए हैं उनके साथ किस तरह से डेमोक्रेसी के साथ परेशानियां आई हैं, आज हम उन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इस चैप्टर में हम जेपी नारायण के बारे में विस्तार से बात करेंगे, इंदिरा गांधी के बारे में बात करेंगे, जगजीवन राम जी के बारे में बात करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण हम इमरजेंसी आपातकाल के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 बुक नंबर 2 के सबसे पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट हमारा कहता है 1971 के बाद की राजनीति जो 1971 है, जो 1971 ईस्वी में जो राजनीति चल रही थी या इसके बाद की राजनीति चल रही थी, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 25 जून 1975 से, कब से 25 जून 1975 से 18 माह मतलब 1.5 साल तक कहिए, अनुच्छेद 352 के प्रावधान आंतरिक अशांति के तहत भारत में आपातकाल लागू रहा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये जानना है कि हमारे देश में जो 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी के द्वारा इमरजेंसी घोषित किया गया था, वो क्यों किया गया था, तो इसे ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले जानना है कि वो क्यों लगाया गया था, किस अनुच्छेद के कारण लगाया गया था। अनुच्छेद 352 के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे भारत देश के अंदर इमरजेंसी लगा दिया था। क्यों लगाया था? क्योंकि उनका मानना था कि हमारे भारत देश में आंतरिक अशांति है, मतलब सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, लोगों के बीच में भय है, आक्रोश है और कभी भी यह लड़ाई के रूप में परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए उन्होंने 25 जून 1975 में अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। आपातकाल को इंग्लिश में हम इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। देखिए, आपातकाल में देश की अखंडता एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पे समझिएगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाने के पीछे मकसद क्या था। बहुत सारी बातें हैं इसमें आपको जानने के लिए कि आपातकाल अच्छा चीज नहीं था, हमारे सिलेबस में है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी जो था वो इंदिरा गांधी का एक तानाशाही था जो हमारे भारत देश में लगाया गया था। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो अखंडता होने का संभावना है या फिर लड़ाई झगड़े होने की संभावना है या लोगों के बीच में जो द्वेष है, इस कारण से हम इमरजेंसी घोषित कर रहे हैं। और इमरजेंसी लगाने से क्या होता है वो भी जान लीजिए। जब भारत देश में इमरजेंसी लगाया गया तो यहाँ पे न्यायपालिका के हाथ में कुछ नहीं था, कार्यपालिका के हाथ में कुछ नहीं था, अदालत नहीं था, मौलिक अधिकार लोगों से छीन लिए गए थे। सारी शक्तियां जो है, जो सारा पावर है, वो उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी के हाथ में चला गया था। उन्होंने पूरे देश को 18 महीने तक एक तरह से समझिए कैद करके रखा था, जेल में बंद कर दिया था। तो ये कारण था कि 25 जून 1975 को 18 महीने के लिए भारत में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी लगाया गया। तो ये था 1971 के बाद की राजनीति। इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को सही तरीके से समझना है। अगला स्लाइड हमारा कहता है आपातकाल के प्रमुख कारक क्या थे। ये जो इमरजेंसी हमारे देश में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, इसके मुख्य कारण क्या है, किन कारणों से हमारे भारत देश में आपातकाल लगाया गया था। तो देखिए, आपातकाल में सबसे पहला कारण जो है वो है आर्थिक कारण। हमारे देश की उस समय आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, हम गरीबी से जूझ रहे थे। ये मुख्य कारण है आपातकाल लगाने का, ऐसा इंदिरा गांधी ने कहा था। दूसरा है छात्र आंदोलन। उस समय 2 जगहों पे छात्र आंदोलन चल रहा था, एक तो गुजरात में और दूसरा बिहार में। ये छात्र जो हैं वो भ्रष्टाचार और गरीबी को लेके आवाज उठाना शुरू कर दिए थे। ये भी एक मुख्य कारण था आपातकाल लगाने का।
तीसरा है नक्सलवादी आंदोलन। देखिए, नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल के एक जिले हैं जिनका नाम है नक्सलवाड़ी, वहीं से शुरू हुआ था, इसीलिए इसका नाम भी नक्सलवादी आंदोलन रखा गया। नक्सलवादी आंदोलन भी मैं आपको समझाऊंगा, ये भी एक आपातकाल लगाने के कारणों में माना जाता है। दूसरा है रेल हड़ताल। जो रेलवे है, जो भारत देश का रेलवे सिस्टम है, यातायात का प्रमुख साधन माना जाता है, ये भी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में वहां के रेल के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया था। याद रखिएगा, जॉर्ज फर्नांडिस जो थे, इन्हीं के नेतृत्व में रेल हड़ताल शुरू हुआ था। यह भी एक मुख्य कारण माना जाता है आपातकाल के लिए। इसके बाद है न्यायपालिका के संघर्ष। अब देखिए, हमारे देश के उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, इन दोनों के बीच में मतभेद था। जब भी कोई फैसला इंदिरा गांधी सुनाती थी और वो सही नहीं होता था तो उच्च न्यायालय उस पर रोक लगाता था, जिस कारण से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लाया ताकि सारा शक्ति जो है वो इंदिरा गांधी के हाथ में रहे। ये कुछ प्रमुख कारण है, 5 कारण, जिनके कारण हमारे भारत देश में आपातकाल, इमरजेंसी जैसी चीजों को इंदिरा गांधी ने लगाया था। आगे की स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूं आर्थिक कारण। सबसे पहला क्या था? आर्थिक कारण। तो हम अभी आर्थिक कारण के बारे में बात करेंगे कि कौन से आर्थिक कारण थे जिसके कारण हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ गया था। गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास काम नहीं कर पाया था। नेताओं का आप दिल जानते हैं कि वो कितने झूठे होते हैं, कितने मक्कार होते हैं, कितने शैतान होते हैं। ये जो आपसे वादा करेंगे वो आपके उन वादों को पूरा करना, इनका न करना सबसे पहला लक्ष्य होता है। झूठे झूठे वादा करना नेता का पहला लक्ष्य है और अपने ही किए गए वादा को पूरा न करना इनका दूसरा लक्ष्य होता है। ऐसा ही कुछ उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि गरीबी हटाओ। आप लोगों को मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, जिस कारण से इनको भारी बहुमत मिला, बहुत सारे लोगों का साथ मिला और ये विजय हुई, लेकिन इन्होंने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया था, इस पे अमल नहीं किया। आम लोगों के जीवन में परेशानियां और भी बढ़ ही रही थी, गरीब और अमीर होते जा रहे थे। ये गरीबी और अमीरी की खाई जो है दिन प्रतिदिन कांग्रेस की सरकार में बढ़ती जा रही थी। ये आर्थिक स्थिति का सबसे पहला पॉइंट था। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा। देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि 80 लाख शरणार्थी बांग्लादेश से भारत में आ गए और आपको पता है कि 80 लाख लोगों की संख्या कम नहीं होती है। अचानक से अगर 80 लाख भारत में लोग आ गए तो उनके रहने का, खाने का, दवाई का, पढ़ाई का, ये सभी संकट हमारे भारत के ऊपर बोझ बन के टूट पड़ा। ये भी एक आर्थिक कारण में आता है। सेकेंड पॉइंट पे, अमेरिका ने भारत को हर तरह से सहायता देनी बंद कर दी। उसी समय आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और अमेरिका जो है वो संपूर्ण अपना जो भार था, संपूर्ण सहायता था, वो पाकिस्तान को दे रहा था। और जब उसने देखा कि भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीत लिया है तो वो द्वेष से, जलन के कारण भारत का मदद करना बंद कर दिया। ये भी आर्थिक संकट का उस समय एक प्रमुख कारण बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों से बढ़ने से हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। देखिए, 23% महंगाई तेल का दाम बढ़कर 30% हो गया था। इतना ज्यादा उछाल अचानक से जब तेल के दामों में हुआ तो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ गई, क्योंकि आपको पता है कि यदि ईंधन का कॉस्ट अगर बढ़ता है तो देश में महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। औद्योगिक विकास का दर बहुत कम हो गया। हमारे यहाँ जो औद्योगिकरण है, फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े कंपनियां हैं, उनका विकास दर भी कम हो गया, क्योंकि ये ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स आपने देखे हैं इनसे प्रभाव पड़ता है फैक्ट्रियों पे। फैक्ट्रियों में अगर तेल अगर सस्ते दामों पर नहीं मिलेगा तो वो प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे, और इन्हीं कारणों से ये आर्थिक समस्या उत्पन्न कर रहा था। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। ग्रामीण क्षेत्र जो गांव के लोग थे उनके पास काम करने का जुगाड़ नहीं था। शहरों के लोगों के पास, शहर में जो लोग रहते थे उनके पास भी व्यवसाय नहीं था, नौकरी नहीं थी, जिस कारण से गरीबी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। सरकार ने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन तक रोक दिया था। ये एक समस्या हो गई थी कि सरकार के पास पैसे नहीं थे और सरकारी कर्मचारियों को वो सैलरी नहीं दे पा रहे थे। जो सरकार की तरफ से गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे उनको तनख्वाह नहीं दिया जा रहा था। इस कारण से
इन लोगों ने भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। ये सारे पॉइंट जो है वो आर्थिक कारण में आते हैं। आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे कि आर्थिक कारण में किन किन पॉइंट्सों को आपको एग्जाम में लिखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, छात्र आंदोलन। देखिए, छात्र आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया था, गुजरात के छात्रों ने, जो गुजरात हमारे भारत देश का एक राज्य है, वहां के छात्रों ने क्या किया, स्टूडेंट ने क्या किया, खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई रेट को देख के, जो हमारे भोजन का सामान था या फिर डेली यूजेज के जो सामान थे उनके रेट को बढ़ते हुए देख के वहां के छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू कर दिया। यहाँ पे याद रखिएगा, आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि छात्र आंदोलन कब हुआ, तो वहां पे आपको बताना, गुजरात छात्र आंदोलन कब हुआ, तो जनवरी 1974 में वहां पे गुजरात में छात्र आंदोलन किया था और फरवरी छोड़ के मार्च 1974 में ये आंदोलन बिहार तक पहुंच गया और बिहार के छात्रों ने भी महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतें, खाद्यान्न के अभाव और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। ध्यान से समझिएगा, जनवरी 1974 में महंगाई, भोजन की अभाव, भोजन के सामान में रेट का बढ़ना इत्यादियों को देखते हुए गुजरात के छात्रों ने जनवरी 1974 में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एक महीना फरवरी को छोड़ के मार्च 1974 में यह आंदोलन बिहार तक चला गया और बिहार के छात्रों ने भी महंगाई, भ्रष्टाचार, सरकार की तानाशाही इत्यादियों को लेके मोर्चा खोल दिया और सरकार के खिलाफ हो गए। ये था हमारा छात्र आंदोलन। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण की भूमिका। देखिए, जेपी नारायण इस चैप्टर के वो पिलर है जिसके बिना ये चैप्टर बेकार है। आपको मैं बता दूं कि जेपी नारायण बहुत ही, मतलब आप कहिए नेक्स्ट लेवल के नेता थे उस समय बिहार के। ये हीरो हुआ करते थे, सेलिब्रिटी थे, नौजवानों के लिए आदर्श थे, आइडल थे। इन्होंने, अब इनके बारे में इस चैप्टर में बहुत कुछ जानना जरूरी है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी भी कहा जाता है, वो इस आंदोलन के नेतृत्व के लिए दो शर्तों को रखा। इससे पहले मैं बता दूं कि बिहार और गुजरात के छात्रों ने जब ये आंदोलन किया तो उन्होंने जेपी नारायण को इनवाइट किया कि आइए आप हमें दिशा निर्देश दीजिए। जेपी नारायण जो उस समय के दिग्गज नेता हुआ करते थे, उन्होंने इन छात्रों के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, लेकिन वहां पे दो शर्तें रखी। पहला शर्त तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके लिए आवाज उठाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे, पहला शर्त तो ये है कि आप हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि जेपी नारायण जो थे ना, वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से प्रेरित थे और उनका मानना था कि हिंसा जो है वो सही चीज नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ आके आपके छात्र आंदोलन में खड़ा रहूंगा, आपके साथ आवाज उठाऊंगा, लेकिन सबसे पहली शर्त मेरी ये है कि आप हिंसा नहीं करेंगे। छात्रों ने कहा ठीक है जेपी नारायण जी, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम आपके बातों का सम्मान करेंगे, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। जैसे ही जेपी नारायण ने यह बात सुना, उन्होंने छात्र को अपना समर्थन दे दिया और जेपी नारायण कोई मामूली आदमी नहीं थे, उस समय के कदावर नेता माने जाते थे, इंदिरा गांधी के समकक्ष माने जाते थे। मतलब इंदिरा गांधी से उनका रुतबा थोड़ा भी कम नहीं था। आप यहां तक कह लीजिए कि वो इंदिरा गांधी से थोड़ा ऊपर ही थे। 20 थे इंदिरा गांधी, अगर 19 थी तो जेपी नारायण 20 थे। उनका पूरे देश में इतना कद ऊंचा था कि उनके साथ हजारों, लाखों, करोड़ों लोग भीड़ लगा के चलते थे कि जेपी नारायण अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो देश के हित में होगा। क्योंकि ये बात सही है कि जेपी नारायण को सत्ता का लोभ नहीं था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जेपी नारायण की इज्जत करते थे और उन्हें कई बार ऑफर दिया है जेपी नारायण को कि आप मेरे मंत्रिमंडल में आए और मंत्री का पदभार संभाले, लेकिन जेपी नारायण ने उसे ठुकरा दिया था। दूसरा जो शर्त रखा जेपी नारायण ने, वो कहा कि ठीक है, एक शर्त तो हमारा ये है कि आप हिंसा नहीं करेंगे। छात्रों ने मान लिया। दूसरा ये है कि ये रैली, ये धरना, ये प्रदर्शन, ये नारेबाजी सिर्फ और सिर्फ बिहार और गुजरात तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे देश पे व्यापी, देश व्याप्त होगा। मतलब पूरे देश में हम इसका आवाज उठाएंगे। छात्रों ने कहा ये भी हमने मंजूर है।
हम आपके साथ पूरे देश में इस बात के खिलाफ आवाज उठाएंगे, कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस तरह से इन्होंने 2 शर्तें रखी थी जेपी नारायण छात्रों के बीच, जिसके कारण वो उनका समर्थन दे पाए। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात की थी। संपूर्ण लोकतंत्र भी आ गया है, समझा देता हूं। जयप्रकाश नारायण ने इसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था। जेपी ने भारतीय जनसंघ कांग्रेस जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन था, भारतीय लोक दल था, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दल से समर्थन से संसद मार्च का नेतृत्व किया। देखिए, कांग्रेस के खिलाफ जितने भी ये पार्टीज थी, उन सभी पार्टीज ने, कांग्रेस के अलावा देश के उस समय की जितनी पार्टीज थी, जितने भी राजनीतिक पार्टीज थी, सब ने जेपी नारायण को समर्थन दे दिया। सब बोले कि मैं जेपी नारायण के साथ हूं। इससे आपको यह बात पता चल रहा होगा कि जेपी नारायण का कद कितना बड़ा था, जेपी नारायण उस समय कितने प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे। इसके बाद जब सबका समर्थन मिल गया जेपी नारायण को, तो उन्होंने संसद मार्च का नेतृत्व किया। इसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी जो उस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध के रूप में लिया। इंदिरा गांधी का कहना था कि जितने भी मतलब हमारे विरोधी दल हैं, वो व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल लें हमारे साथ, उन्हें देश के भलाई से किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि कैसे भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री न रहे। इंदिरा गांधी ने आरोप लगाया जेपी नारायण और उनके समर्थकों पे कि ये व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हमारे साथ। इस तरह से आपने जयप्रकाश नारायण की भूमिका देखी। हालांकि जयप्रकाश नारायण की भूमिका की अगर बात की जाए पूरे देश के लिए जो उन्होंने किया है, तो मेरे को लगता है 4 महीने तक कंटिन्यू वीडियोस बनती रह जाएगी, लेकिन जेपी नारायण के द्वारा किए गए काम कम नहीं होंगे। बहुत ही कदावर नेता थे और बहुत ही बेहतरीन काम किया था हमारे देश के लिए। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा राम मनोहर लोहिया और समाजवाद। ये भी इंपॉर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया का सबसे पहले देखिए जन्म 23 मार्च 1910 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ, तो आप बताएंगे 23 मार्च 1910 को राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ। मृत्यु उनकी 12 अक्टूबर 1967 को हो गई। 1967 में राम मनोहर लोहिया की मृत्यु हो गई थी। विचारधारा, ये कैसे विचारधारा के लोग थे, इनकी सोच कैसी थी, ये समाजवाद में विश्वास रखते थे। समाजवादी चिंतक भी थे और गांधीवाद भी थे। समाजवाद विचारधारा के मानने वाले थे राम मनोहर लोहिया। इसके अलावा वो गांधी जी के विचारों को भी फॉलो करते थे। जैसे कि वो हिंसा के खिलाफ थे, लड़ाई झगड़ा गोली बारूद बम इसके खिलाफ थे। कौन? राम मनोहर लोहिया। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया ने 5 प्रकार की असमानताओं को चिन्हित किया है। हमारे समाज में राम मनोहर लोहिया ने 5 प्रकार के असमानता को चिन्हित किया है। वो मैं आपको आगे की स्लाइड में वो 5 असमानताएं क्या है हमारे देश के अंदर, उन्हें बताता हूं। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो इस प्रकार है कि स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता है। आप शुरुआत से देखते हैं ना हमारे भारत के अंदर कि महिलाओं को हमेशा कम क्यों आंका जाता है, वो पुरुषों से नीचे ही क्यों रहते हैं। ऐसी असमानताएं हमारे समाज में अभी तक है कि महिलाएं कमजोर हैं। यही बात राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि हमारे समाज के अंदर पुरुष और महिला को आप अलग अलग क्यों देखते हो, ऐसा क्या काम है जो पुरुष कर सकते हैं और महिलाएं नहीं कर सकती है। ये बात सही है। आज के समय में आप देखो ना कि ऐसा कोई काम है क्या, ऐसी कोई वर्क है क्या जो महिलाएं नहीं कर सकती है। मेरे हिसाब से तो आप ये समझ लीजिए कि पुरुष हमेशा महिलाओं से ज्यादा काम कर सकती है, ज्यादा सहन शक्ति वाली होती है और उनके कार्यभार को एक पुरुष के लिए करना असमर्थता है। नहीं कर सकते हैं पुरुष जितनी काम महिलाएं कर लेती है। तो हमारे समाज में जो पुरुष और महिला के बीच में असमानताएं हैं, इसको चिन्हित किया था राम मनोहर लोहिया ने। दूसरा था त्वचा के रंग के आधार पर असमानता। हमारे रंग रूप से भी भेद किया जाता है। देखिए, हम आपको दिख रहे होंगे हम थोड़ा काले हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कोई गोरा आदमी आके नीचा दिखा के चला जाए
और असमानता उत्पन्न होता है इससे, क्योंकि अगर मैं काला हूं तो इससे समाज के गोरे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत पहले से साउथ अफ्रीका में भी आपने देखा था, जब गांधी जी वहां पे थे तो ये काले गोरे का भेद था। और ये समाज का एक बहुत ही घटिया सोच है कि काले और गोरे के बीच असमानता। भगवान ने सभी को इंसान बनाया है। हमारे देश में तो हमें यही समझ में नहीं आता कि ये जाति, धर्म, रंग, रूप में लोग क्यों घुसे रहते हैं इतना। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि उसी ईश्वर ने हम सभी को बनाया है। या ऐसा तो नहीं है कि गोरे लोग हैं तो उनके त्वचा से मक्खन निकल रहा हो, मलाई निकल रहा हो, पनीर निकल रहा हो, और हम काले हैं तो हमारे से अलकतरा निकल रहा हो, कार्बन निकल रहा हो। ऐसा तो नहीं है ना। आप ये समझिए कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति, जो काले हों या गोरे हैं, सभी एक समान है। तो ये भी एक मतभेद था काले और गोरे पे, जिसमें राम मनोहर लोहिया ने असमानता की बात की थी। तीसरा है जाति आधारित असमानता। ये हमारे देश में अभी तक फैला हुआ है। बहुत सारे लोगों का सोच है कि हम ऊंची कास्ट से हैं, वो नीची कास्ट से है, तो उसका सम्मान नहीं होना चाहिए, उसका इज्जत नहीं होना चाहिए, जबकि ये गलत है। मैंने बार बार यही बात को रिपीट किया है कि ईश्वर ने हम सभी को एक समान बनाया है। ये नीचे वाले लोगों ने जाति धर्म को बना के लोगों के बीच में मतभेद डाल दिया है। आप इन मतभेद में मत जाओ, आप बस ये सोचो कि ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है, सभी को 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह और 2 कान दिया है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके 4-5 कान हो, 4-5 आंख हो, तो उसे मैं वरिष्ठ समझ सकता हूं, लेकिन ईश्वर ने तो कोई मतभेद नहीं किया, कोई भेद नहीं किया। तो आप नीचे वाले इंसान ये भेद करने वाले कौन होते हैं? कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर औपनिवेशिक शासन, कुछ ऐसे भी देश हैं जो अपने दूसरे देश पे औपनिवेशिक शासन करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि ब्रिटेन हमारे भारत देश पे 200 सालों तक शासन किया और उसने अपने यहाँ की संस्कृति, भाषा, सामाजिक तौर तरीके हमारे देश पे लागू करने का कोशिश किया। हालांकि वो 60% तक सक्सेस भी हो गया। तभी तो आज मैं आपके सामने टी शर्ट पहन के खड़ा हूं, जबकि ये हमारे भारत का वस्त्र नहीं है। आर्थिक असमानताएं हैं लोगों के बीच में। आर्थिक असमानता भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे यहाँ गरीबी, अमीरी का खाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो राम मनोहर लोहिया ने बताया कि हमारे समाज में किस प्रकार से असमानता फैल रही है। इसके अलावा नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों का त्याग, अहिंसा के मार्ग पे अनुसरण करने के लिए क्रांति, ये सारे चीजें क्यों आती है? हमारे देश में ऐसा क्यों होता है कि हमें अपने हक के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है, हथियार वगैरह उठाना पड़ता है, हिंसा करना पड़ता है? तो ये सरकार और समाज दोनों के बीच में जो तालमेल नहीं बैठ रहा है ना, अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इन कारणों से होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे राम मनोहर लोहिया ने हमारे समाज के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। राम मनोहर लोहिया ने जो भी कहा है वो वास्तविक बात है, सही बात है। इस तरह से आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इन सारे पॉइंट्स को आपको डिटेलिंग करके बताना है, ताकि आपको भरपूर नंबर मिले एग्जाम में। अगला प्रश्न हमारा कहता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये भी एक जाने माने हस्ती थे उस समय। इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916। याद रखिएगा, 25 सितंबर 1916 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 11 फरवरी 1968 को। 11 फरवरी 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हो गई थी। पेशा इनका क्या था, कैसे लोग थे? दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, इसके अलावा समाजशास्त्री थे और अर्थशास्त्री भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। ये सारे इनके पेशा के अंदर आता है। राजनीतिक दल, यह भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात की जाए तो ये जो एक राजनीतिक पार्टी था भारतीय जनसंघ, उसके चेयरमैन भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के भी साथ ये काम इन्होंने किया है, मतलब आरएसएस के साथ भी इन्होंने अपना काम किया है। ये बहुत बड़े एक तरह से समझिए कि ये सनातन धर्म के मानने वाले थे, सनातन धर्म को सपोर्ट करते थे। आगे के स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, यह सनातन तथा हिंदुत्व की विचारधारा को महत्वपूर्ण मानते थे। मैंने अभी आपको बताया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो सनातन धर्म के मानने वाले थे। ये सनातन धर्म का सपोर्ट करते थे और हिंदुत्व के विचारधाराओं को सपोर्ट करते थे।
इनके अनुसार ऐसा ये मानते थे कि मनुष्य विकास का केंद्र होता है। आम मनुष्य जो है, जो इंसान है, इसी के साथ तो आप समाज का विकास कर सकते हैं। मनुष्य है वही विकास आपको करवा सकता है। मनुष्य जो है वो विकास का केंद्र होता है। व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता के बीच समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक मानव के लिए एक गरिमामान जीवन सुनिश्चित करना मानववाद का उद्देश्य है। ये जो समाज है और ये मनुष्य है, ये दोनों मिलके ही तो एक समन्वय उत्पन्न करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। और समाज में रहने वाले लोगों के लिए यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उनका जीवन सही तरीके से कैसे चल रहा हो, कैसे उनके बीच समन्वय बना रहे और गरिमा बना रहे समाज और इंसान के बीच में। एकात्मक मानववाद के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे अन्य संसाधनों को पुनः प्राप्त किया जा सके। इनका मानना था कि जो भी प्रकृति ने हमें संसाधन दिया है, वो चाहे हवा हो, पानी हो, गैस हो, मिट्टी हो, कार्बन हो, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, इसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसका दुष्प्रयोग कर रहे हैं, इसे बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रकृति ने हमें ये दिया है, जो वरदान दिया है, उसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। एकात्मक मानववाद का दर्शन के 3 सिद्धांतों पर आधारित है। जो पंडित इन्होंने दिया था, उपाध्याय जी ने, वो 3 सिद्धांत दिया था। सबसे पहले समग्रता की प्रधानता होनी चाहिए। ये 3 उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है समग्रता की प्रधानता होनी चाहिए, धर्म की स्वायत्ता होनी चाहिए और समाज की स्वायत्ता होनी चाहिए। ये कहा था इन्होंने एकात्मक मानववाद में कि ये तीनों पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है समग्रता की प्रधानता, धर्म की स्वायत्ता और समाज की स्वायत्ता। अब हम आपको आगे इन सभी पॉइंट्सों को समझाते हैं। आगे की स्लाइड में कहता है नक्सलवादी आंदोलन। देखिए, अब पहले तो नक्सलवादी समझ लीजिए। नक्सलवादी आंदोलन क्या है? नक्सलवादी आंदोलन जो है वो पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी एक जगह है, जिला है, जहां से ये शुरू हुआ था। इसीलिए इसे हम नक्सलवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो नक्सलवादी अब आंदोलन पहले के मूलभूत सिद्धांतों पे काम नहीं करता है। मतलब जब ये शुरू हुआ था उस समय इसका सोच कुछ और था और अभी के समय में इसका सोच कुछ और हो गया। अभी तो ये आतंकवादी संगठन हो गया है, ये गजब गजब ही काम करता है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको नक्सलवादी के बारे में जानना है तो आप हमें कॉमेंट करें। अगर आपका कॉमेंट आता है तो मैं प्रॉपर एक वीडियो ही नक्सलवादी के ऊपर बनाऊंगा और उसमें संपूर्ण जानकारी दूंगा आपको नक्सलवादी के बारे में। देखिए, इस अवधि में संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता बढ़ी। कुछ ऐसे भी लोग थे उस समय भारत में जो भारतीय संसद में विश्वास ही नहीं रखते थे। जी, हमारे संविधान में विश्वास नहीं रखते थे। ये तो देशद्रोही थे। आप कह सकते हैं कि ये देशद्रोही थे। ये कुछ ऐसे लोग थे जिनके संविधान में भरोसा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं करते थे। इस समूहों में मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवाद व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार और राज विरोधी तरीकों का सहारा लिया। अरे भाई साहब, इन्होंने क्या किया कि ये पूंजीवाद व्यवस्था जो था ना, उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने हथियार तक उठा लिया, हिंसा पर उतारू हो उठे। कहाँ के लोग थे ये? पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी जगह जो है वहां के रहने वाले थे। इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार तक उठा लिया। कौन? नक्सलवादी। जो ये आंदोलन चल रहा था वह उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। 1967 में 1967 में क्या हुआ? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी इलाके के किसानों ने हिंसक विद्रोह किया, जिससे नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो पूरा स्लाइड है उसका निचोड़ है इस पॉइंट पे, समझिएगा। 1967 में क्या हुआ? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो था ना हमारे भारत देश में, उन लोगों के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग के नक्सलवादी इलाके के किसान थे, फार्मर थे, उन्होंने हथियार उठा लिया और विद्रोह कर दिया। और विद्रोह ही नहीं किया, हिंसक विद्रोह किया। गोलियां चली, काट मार पीट, ऐसे लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, जिसे हम नक्सलवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसमें गलती थी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, जो भोले भाले किसानों को उकसा के, बढ़ा चढ़ा के उनके हाथों में हथियार दे दिया। और आज आपको पता है कि नक्सलवाद हमारे भारत के लिए कितना बड़ा खतरा का सबब बन गया है। लेकिन मैं इसमें गलती मानता हूं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, जिन्होंने भोले भाले किसानों के हाथ में हथियार दे दिया था। इस तरह से आपने नक्सलवादी आंदोलन को समझा।
अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको कमेंट के माध्यम से पता चल पाएगा कि आपको कौन से पॉइंट समझ में नहीं आते। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वीडियो में उन पॉइंटों को डिटेल्स में थोड़ा सा समझा दें ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1969 में चारू मजूमदार, याद रखिएगा नाम, 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में सीपीआई, जो मार्क्सवादी लेनिनवादी लोग थे जिनकी पार्टी था, गठन किया गया था। इस पार्टी ने क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। भाई साहब, ये तो बिल्कुल आतंकवादी वाला काम कर रहे हैं। 1969 में चारू मजूमदार ने क्या किया कि ये नक्सलवादी में जितने भी किसान थे उनको गुरिल्ला पद्धति सिखाया, मार के छुपना, मारो और छुप जाओ, खेतों में छुप जाओ। आज तक तो नक्सलवादी ऐसे ही करते हैं ना, पहाड़ों से निकलते हैं, मारते हैं, उड़ाते हैं, गांव के गांव बड़े बड़े लोगों से पैसे वसूलते हैं और फिर से पहाड़ों में, खेतों में, बीहरों में छुप जाते हैं। इनका आज तक का अटैकिंग स्टाइल जो है यही है। नक्सलियों ने धनी भूस्वामियों से, अब नक्सल में जो किसान आए थे वो धनी भूस्वामी, उस समय के जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनसे जबरदस्ती जमीन को छीनकर छोटे छोटे किसानों में दे दिया था। जी हाँ, कुछ काम इन्होंने सही भी किया है, लेकिन इन्होंने जो तरीका अपनाया ना हथियार उठाने का, कानून को अपने हाथ में लेने का, ये सही तरीका नहीं, क्योंकि हमारा संविधान हमें कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता। इसके लिए हमारे यहाँ न्यायालय है, कार्यपालिका है, इनका काम है ये लोगों से हथियार के साथ बात करने का। हम तो आम इंसान के मौलिक अधिकारों में हथियार उठाने की अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन इन नक्सलवादियों ने क्या किया, जो बड़े बड़े जमींदार थे, लाला सब थे, सेठ सब थे, उनको जबरदस्ती बंदूक के दम पर उनसे जमीन छीन लिया और छोटे छोटे किसानों को बांट दिया। वर्तमान में 9 राज्यों में 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलवादी हिंसा जारी है। अभी के समय में, वर्तमान में, करंट अभी के समय में से 9 राज्य हैं पूरे भारत देश में जिसमें 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी इलाके ऐसे हैं जहां पे ये अभी चल रहे हैं, नक्सलवादी ओके हैं। मतलब अभी इनका नक्सलवादी के कुछ ऐसे गैंग हैं 9 राज्यों में 100 से अधिक शहरों में जो अभी हिंसा जारी करके रखे हैं। इस तरह से आपने नक्सलवादी के बारे में जानकारी लिया। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। इनकी मांगे क्या थी? ये जो नक्सलवादी सोच के लोग थे, इनके अंदर जो किसान थे जिन्होंने हथियार उठा लिया था, उनकी मांग क्या थी? वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे इन इलाके के लोगों को उपज में हिस्सा, पट्टे को सुनिश्चित अवधि और उचित मजदूरी जैसे बुनियादी हक दिए जाए। गलत मांगे नहीं थी। आप गौर से देखो तो गलत मांग इन्होंने नहीं रखा था। किसी भी मजदूर को अगर आप मजदूरी नहीं देंगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा? तो नक्सलवादी के लोगों का भी यही मांग था कि आप जिन मजदूरों से काम करवाते हैं उन्हें सुनिश्चित करें कि उनको मजदूरी समय से और सही मिल रहा है कि नहीं। इसके अलावा उपज में हिस्सा, अगर वो आपके जमीन में खेती करके गेहूं, धान, चावल कुछ भी उगाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा हिस्सा भी मिलना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को सही तरीके से चला सके। जबरन मजदूरी, मतलब आप जबरदस्ती, पहले क्या होता था, ये बात सही है ना कि बड़े बड़े जो किसान थे वो छोटे छोटे किसानों को जबरदस्ती मजदूरी करवाते थे। अरे बहुत सारे किस्से हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ बुरा बर्ताव करते थे, उनके माल मवेशी खोल के ले आते थे, उनसे जबरदस्ती अपने यहाँ मजदूरी भी करवाते थे और पैसे भी नहीं देते थे। जी हाँ, हम बोलने पे मारते भी थे। बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन, और ये बड़े बड़े जमींदार जो क्या करते थे, बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां बुला लेते थे और संसाधनों का दोहन करवाते थे, अपने यहाँ के पेड़ पौधों को कटवा के बेच देते थे। तो इसके खिलाफ भी थे नक्सलवादी। इसके बाद शोषण से इन लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए, गरीब किसानों को इस तरह के शोषण से मुक्ति मिलनी चाहिए, ये मांगे थी नक्सलवादियों का। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं। रेल हड़ताल, मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारी की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल कर दी। बहुत लंबे समय से रेलवे कर्मचारी को तनख्वाह तो नहीं आ रहा था, इसके अलावा बोनस भी नहीं मिल रहा था, फायदे भी नहीं मिल रहे थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या किया, 1974 में रेलवे के सभी कर्मचारियों को अपने साथ लेके रेलवे का हड़ताल कर दिया, रेलवे के सिस्टम को ठप कर दिया। सरकार ने हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया और उनकी मांगे स्वीकार नहीं की। जो उस समय की वर्तमान सरकार थी उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, ये हड़ताल सही नहीं है, हम इनकी मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया हम मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे। इससे मजदूरों, रेलवे कर्मचारी, आम आदमी और व्यापारियों में सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हो गया। जी हाँ, यही वो सब कारण थे जिसके कारण इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ लोगों का असंतोष फैल गया, लोग परेशान हो गए, लोगों के मन में खटकने लगी थी इंदिरा गांधी, पसंद नहीं कर रहे थे इंदिरा गांधी को।
कौन कौन से थे लोग? मजदूर, रेलवे कर्मचारी, आम आदमी और व्यापारी लोग, ये सरकार के खिलाफ हो गए थे। ये था रेल हड़ताल। याद रखिएगा, जॉर्ज फर्नांडिस इसके मुख्य नेता थे। 1974 में हड़ताल की गई थी। इसमें बोनस और अपने सैलरी को लेके मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने मना कर दिया, बोला कि ये हड़ताल असंवैधानिक है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारा पहला पार्ट जो है वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में मिलूंगा। इसका 2 पार्ट बनेगा वीडियो का। आशा करता हूं कि आपको पहले पार्ट में दी गई सभी जानकारी समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।